हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म A1 IAS यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, है ना। बट उससे पहले मैंने आपसे एक वादा किया था कि हम लोग डेली अब एक कोई ना कोई स्कीम को कवर करेंगे। अपने डेली करंट अफेयर्स में एक स्कीम हम लोग कवर करेंगे, चाहे वो बिहार के लेवल की हो, चाहे वो यूनियन लेवल की हो, जो भी आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब से हम लोग इसको रोज करने वाले हैं और डेली इसको कंटिन्यू रखने वाले हैं। कल एक स्कीम के बारे में मैंने आपको याद कराया था, है ना, टी कल्टीवेशन से रिलेटेड, चाय के विकास से रिलेटेड चाय विकास योजना, जो कि बिहार की एक स्कीम है। आज हम लोग एक और स्कीम के बारे में बात करेंगे और आज के करंट अफेयर्स 27 फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करें। टॉपिक्स देख लो कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन, इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड रिपोर्ट आई है, देखते हैं इंडिया की फर्स्ट पोजीशन है क्या इस बार भी, इसके बारे में देखेंगे। हाउ डज स्पेस ट्रेवल अफेक्ट एस्ट्रोनॉट हेल्थ, आप स्पेस ट्रेवल से रिलेटेड लगातार सुन रहे होंगे, तो ये एस्ट्रोनॉट की हेल्थ पे कैसे इंपैक्ट करता है, ये सारी चीज हम लोग जानेंगे। एक इनोवेशन सिटी बन रही है कहां पे, नवी मुंबई में, उसके बारे में जानेंगे। सर्विलांस कैपिटलिज्म ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। और दिल्ली में कैग की रिपोर्ट को फाइनली टेबल किया गया और उसमें 2000 करोड़ का लॉस दिखाया गया किसको, दिल्ली गवर्नमेंट को। कैग क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं कल के करंट अफेयर्स से, जो मैंने आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे दिए थे। ठीक है, तो एक एक करके देखना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट देखिए, रिसेंटली इन न्यूज गल्फ ऑफ फोंसेका शेयर इट्स बॉर्डर विद विच कंट्रीज। गल्फ ऑफ फोंसेका कौन से कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है एल सल्वाडोर, होंडुरस एंड निकारागुआ। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गल्फ ऑफ फोंसेका के बारे में मैंने आपको याद करवाया था। देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है और इस टाइप के करंट अफेयर्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है, बहुत मेहनत लगती है इस टाइप के करंट अफेयर्स को निकालने में। ठीक है, तो गल्फ ऑफ फोंसेका आपको पता होना चाहिए, इसकी लोकेशन, है ना। कल मैं आपको होंडुरस के बारे में बता रहा था, जब हम लोगों ने इसे ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा 21 टन का हम लोगों ने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा था, तभी मैंने आपको सारी चीजें बताई थी और गल्फ ऑफ फोंसेका की लोकेशन भी बताई थी, है ना। एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे, मैंने आपको बताया था मैक्सिको है, सॉरी कनाडा है, कनाडा के जस्ट नीचे क्या है, यूएसए है। याद कर लो ये सारी कंट्रीज, मैक्सिको है, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको सारी कंट्रीज लर्न हो जाए, क्योंकि ये लगातार ही न्यूज में रहा है ना। मैक्सिको के नीचे मैंने आपको क्या बताया है, ग्वाटामेला एंड बिलाइज, क्या है, ग्वाटामेला एंड बिलाइज। और इसके नीचे मैंने आपको क्या बताया, इसके नीचे मैंने आपको क्या बताया था, इसके नीचे मैंने आपको बताया था होंडुरस, है ना, होंडुरस बताया था। और साइड में बताया था एल सल्वाडोर और होंडुरस बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था, है ना। वहीं पे एक ऐसे गल्फ बन रहा है, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम है गल्फ ऑफ फोंसेका। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी का नाम क्या है, गल्फ ऑफ फोंसेका, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, है ना। समझ में आया। होंडुरस हो गया, इधर क्या हो गया, इधर हो गया आपका एल सल्वाडोर, और इधर इधर हो गया निकारागुआ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, निकारागुआ। और फिर उसके नीचे कोस्टा रिका, फिर पनामा और फिर कोलंबिया। इस तरीके से आपको याद करते हुए चलना होगा, है ना। अभी तक हम लोगों ने डेरियन गैप के बारे में समझ लिया है। डेरियन गैप मैंने आपको बताया था पनामा एंड कोलंबिया के बॉर्डर पे, और दूसरी चीज गल्फ ऑफ फोंसेका। ये दोनों जो लोकेशन है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे, बीपीएससी का एग्जाम दे, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे, उन सारे एग्जाम्स के लिए ये जो टोटल दोनों लोकेशन है बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जा रही है, तो इसको समझते हुए आपको चलना होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो एल सल्वाडोर, होंडुरस एंड निकारागुआ आपको पता होना चाहिए। एल सल्वाडोर की कैपिटल सन सल्वाडोर है ना, और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है नोई बुकेली, इनके बारे में बताया था कुछ चीजें। तो एक बार जाके पुराने करंट अफेयर्स देखेंगे तो सारी चीजें क्लियर होगी। करंट को हम लोग स्टैटिक से लिंक करते हुए पढ़ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। Which of the following is true about recent findings of चंद्रयान 3? ठीक है, तो चंद्रयान 3 ने एक रिपोर्ट भेजी है। मैंने आपको क्या बताया था कि चंद्रयान 3 वहां पे सर्वे करेगा वहां की सॉइल को, है ना, वहां का केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, है ना, और भी बहुत सारे अपने एक्सपेरिमेंट्स करेगा। तो उस एक्सपेरिमेंट में एक चीज निकल के आई है कि वहां पे पहले एक एंशंट मोल्टन मैग्मा था, पहले वहां पे अंडरग्राउंड में एंशंट वो पहले मोल्टन मैग्मा था, ये मैग्मा था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसमें यही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रीसेंट फाइंडिंग, तो कौन सा फाइंडिंग ट्रू है, तो एंशंट अंडरग्राउंड ओशन था, किस चीज का, मोल्टन मैग्मा का। ये चीज फाइंडिंग में निकली है किसके, चंद्रयान 3 के। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चंद्रयान 3 के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि इसके ऑब्जेक्टिव को आपको याद रखना है, क्योंकि चंद्रयान 3 के ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आपके आ सकता है और उसमें चंद्रयान 4 का एक ऑब्जेक्टिव घुसा दिया जाएगा और वहां से गलती होने के चांसेस
ज्यादा होंगे। ठीक है, चंद्रयान 4 का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वहां की मिट्टी को लेकर आना, पर ये चंद्रयान 3 का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चंद्रयान 3 का ऑब्जेक्टिव क्या है, वहां पे अच्छी तरीके से लैंड कर जाना और वहां पे एक तरीके से सर्वे करना वहां की सॉइल को और एक्सपेरिमेंट करना, पर वहां से कोई भी मिट्टी लाने वाने की बात नहीं हो रही चंद्रयान 3 में, आपको पता होना चाहिए, है ना। और इसे कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया था, GSLV Mark 3, इसके बारे में बता रखा हूं। PSLV मत लगा के आ जाना, जिसको हम लोग LVM-3 नाम से भी जानेंगे। ठीक है, LVM-3 नाम से भी जानेंगे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हर चीज को थोड़ा सा आप लिंक करके समझते हुए चलोगे तो सारी चीजें क्लियर रहेगी। चंद्रयान 3 समझ में आ गया। जिस दिन ये लैंड हुआ था 23 अगस्त 2023 को, उसके बाद से हम लोग 23 अगस्त को एज अ नेशनल डे मनाते हैं, नेशनल स्पेस डे मनाते हैं, आपको पता होना चाहिए। और इस दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड्स का अनाउंसमेंट होता है, उनका नाम आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, कौन से अवार्ड्स का अनाउंसमेंट किया जाता है, और वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, विच इंडियन नेवल शिप INS इज सेट टू बी कन्वर्टेड इनटू इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम। ठीक है, कौन से शिप को अब डिकमीशन कर दिया गया है और अब उससे फर्स्ट इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बनने वाला है एंड आर्टिफिशियल रिवर बनने वाला है। तो कौन से शिप को अभी डिकमीशन किया गया था, INS गुलदार को किया गया था और इसे महाराष्ट्र की अथॉरिटी को दे दिया गया है और अब इससे अंडरग्राउंड वाटर म्यूजियम बनने वाला है इंडिया का, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको कवर करते हुए चलना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू टी बोर्ड ऑफ इंडिया, अब देखो मैंने आपको टी से रिलेटेड कितनी इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी कल, कितने अच्छे से डिटेल में मैंने आपको ये सारी चीज समझाया है ना। अब देखो वहीं से क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2022 में, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि जो मैं करा रहा हूं कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे, कहीं ये ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा, या चाहे कहीं ये ज्यादा इजी तो नहीं हो रहा। तो आपको पता होना चाहिए ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी इजी नहीं है। जिस लेवल का आपका एग्जाम आने वाला है उसी लेवल से मैं सारे टॉपिक्स को, सारी चीजों को उठा रहा हूं। ठीक है, तो उस तरीके से आपको समझते हुए चलना होगा। विद रेफरेंस टू टी बोर्ड ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो टी बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बताया था कल, जी हाँ ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना। इट इज रेगुलेटेड, इट इज a regulatory body attached to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare। अब यहां पे गलती हो जाएगी, ये क्वेश्चन मैं तो भाई डिफिकल्ट मानूंगा, बहुत सारे लोगों को ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा, पर ये मेरे हिसाब से डिफिकल्ट है, क्योंकि टी बोर्ड हो गया, टोबैको बोर्ड, इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं इस पे कोई छूता ही नहीं है, कोई पढ़ता ही नहीं है ना। अब जब उसी में ये ऑप्शन आ जाएगा कि ये रेगुलेटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, तो लगेगा कि हाँ भाई बिल्कुल सही तो है, सेकंड आंसर बिल्कुल सही है, पर आपको पता होना चाहिए कि ये रेगुलेटरी बॉडी तो है, बट ये किसके अंदर में है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, और ये चीज मैंने आपको कल बताई थी। तो सेकंड हो गया रॉन्ग। थर्ड देखते हैं, द टी बोर्ड हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बैंगलोर, तो ये भी बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। ठीक है, इसका हेड ऑफिस कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और द बोर्ड हैज ओवरसीज ऑफिस एट दुबई एंड मॉस्को, फोर्थ इज करेक्ट। ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड रॉन्ग है। अगर आपको फोर्थ नहीं भी पता था तो आपको ऑप्शंस में से पता चल जाता कि फर्स्ट एंड फोर्थ बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि सेकंड एंड थर्ड तो रॉन्ग ही है ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना है। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आपको कल 2-3 चीजें बताई थी, किस चीज के बारे में, एक बताया टोबैको बोर्ड से रिलेटेड, जिससे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, कहां पे है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में, आपको पता होना चाहिए। कॉफी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कहां पे है, मैंने बताया कि ज्यादातर लोग, कौन से लोग कॉफी पीते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, अमीर लोग कहां पे है, बेंगलुरु में, आपको पता होना चाहिए। और देख लो टी बोर्ड से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ गया कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो आपको पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। एंड अगर टर्मरिक बोर्ड जो कि अभी अभी सेटअप किया गया है, इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाए तो टर्मरिक बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर है निजामाबाद तेलंगाना में, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हर चीज को थोड़ा सा कवर करते हुए चलोगे तभी बात बनने वाली है ना। तो समझते हुए आपको सबको चलना है होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कल के करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज द थीम ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। इसको इनॉग्रेट किया था आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने, आपको पता ही है ना। इसका थीम क्या था, थीम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो करेक्ट आंसर है इसका आंसर फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन्स प्रोस्पेरिटी, इसका थीम था फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 का। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है ऑलरेडी कल के करंट अफेयर्स में बता चुका हूं। ठीक है, अब हम लोग आगे के आज के करंट अफेयर्स देखेंगे, बट उससे पहले आपके लिए पेश है आज की स्कीम। आज की हम लोग इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी हो सकता है आपको आज में डाउन लगे, क्योंकि आज मैं थोड़ा फास्टिंग भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज करके चलना, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे अच्छे से। एनर्जी डाउन भी है थोड़ी सी, तो कोई दिक्कत आपको नहीं रहनी चाहिए, है ना। तो देखो, मशरूम किट वितरण, ये एक बिहार की स्कीम है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, चाय विकास योजना के बारे में, टी विकास योजना, चाय विकास योजना के बारे में पढ़ा था, जब मैंने आपको बताया था
इसकी एलिजिबिलिटी कौन है, इसमें कौन कौन एलिजिबल है, तो मैंने बताया था कि पूरा बिहार एलिजिबल नहीं है, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट एलिजिबल है बिहार के, है ना। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में हम लोग प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, चाय के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, सुपौल में, अररिया में, पूर्णिया में, कटिहार में एंड किशनगंज में, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इन पांचों डिस्ट्रिक्ट में हम लोग बात करते हैं चाय के विकास की, टी के प्रोडक्शन की, आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके साइड में ही वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल तो मैंने क्या कहा था कि गढ़ है किस चीज का, टी के प्रोडक्शन का। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां से हो रहा है, आसाम से। सेकंड नंबर पे आप वेस्ट बंगाल रख सकते हैं, ठीक है। वेस्ट बंगाल के कोलकाता में ही हेडक्वार्टर है टी बोर्ड ऑफ इंडिया का, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर 1953 का एक्ट, ठीक है। टी एक्ट 1953 के अंदर 1954 में इसे स्टैब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर कहां पे है, कोलकाता में। तो हर चीज को समझते हुए आपको चलना होगा। नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है किस चीज का, टी का, अराउंड 80% से ज्यादा नॉर्थ इंडिया में ही प्रोडक्शन होता है टी का, और साउथ में भी 17 से 20% का के आसपास प्रोडक्शन होता है ना। इंडिया सेकंड नंबर पे है आफ्टर चाइना टी को प्रोड्यूस करने में, बट जितना वो प्रोड्यूस करती है उतना कंज्यूम भी कर जाती है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसलिए एक्सपोर्ट करने के लिए कम बचता है और इसकी वजह से इंडिया चौथे नंबर पे है एक्सपोर्ट करने में। तो हर चीज को थोड़ा सा समझते हुए, लिंक करते हुए चलो। तो कल का याद आया चाय विकास योजना के बारे में। आज हम लोग पढ़ते हैं मशरूम किट वितरण के बारे में। मशरूम किट वितरण के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। अब स्कीम के तहत हम लोगों ने क्या सोचा है कि एक तो टी का हम लोगों ने ठिकाना लगा लिया कि हाँ भाई टी का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि टी का हमें प्रोडक्शन करना है। ऐसी हमारी गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट ने सोचा कि मशरूम का भी हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, और इसके लिए जो बीज होगा, इसके लिए जो बीज होंगे वो हम लोग बांटेंगे काफी सब्सिडाइज्ड रेट पे। इसलिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया बिहार गवर्नमेंट द्वारा, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मशरूम किट वितरण का काम क्या है, मशरूम का प्रोडक्शन को बढ़ाना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग सब्सिडाइज्ड रेट पे सीड्स देंगे किस चीज को, फार्मर्स को, बिहार के फार्मर्स को, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मशरूम किट वितरण स्कीम को किसने लॉन्च किया, इसे लॉन्च किया गया है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने ही चाय विकास योजना को भी लॉन्च किया था, है ना। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इसे लॉन्च किया, ये आपको ध्यान रखना है। और 90% तक सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है अगर आप मशरूम के सीड्स को खरीदते हैं, तो खरीदते टाइम 90% तक सब्सिडी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और टोटल मिला के आपको जो मशरूम का कॉस्ट है सिर्फ 60 रुपए के आसपास ही पड़ेगा पर पैकेट, पर किट, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसमें 100 ग्राम के आसपास हाई क्वालिटी मशरूम स्पॉन्स होंगे, मतलब उसके बीज होंगे, बीजाणु होंगे, जिसका आप इस्तेमाल करके मशरूम को ग्रो कर सकते हो और एक तरीके से अपना फाइनेंशियली भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो सकते हो। ये फार्मर्स के लिए ये स्कीम लाई गई है ना। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी है, आपको ध्यान रखना है। इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि आपको, आप बिहार के रेसिडेंट होने चाहिए, आप बिहार के रहने वाले होने चाहिए, और दूसरी बात फार्मर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप फार्मर नहीं है, आप कहीं जॉब करते हो और आप सोच रहे हैं कि यार कहीं छोटे से प्लॉट है मेरा तो उसमें थोड़ा सा खेती भी कर ले, तो थोड़ा सा क्यों ना हम लोग जाकर बीज खरीद के ले आए सब्सिडाइज रेट पे। तो ऐसा नहीं हो सकता, आप फार्मर होने चाहिए और बिहार के रेसिडेंट होना चाहिए, और एक फैमिली से सिर्फ एक ही व्यक्ति को ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, ठीक है। तो सिर्फ ओनली वंस पर फैमिली, एक फैमिली को सिर्फ एक बार ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और ये सेलेक्ट किए जाएंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, जो भी पहले आ जाए उसको पहले मिल जाएगा, ये चीज आपने पता होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। हम लोग टी के प्रोडक्शन के बारे में बात की थी हम लोगों ने कल। आज हम लोगों ने बात किया मशरूम के प्रोडक्शन में, और मशरूम के प्रोडक्शन के लिए मशरूम किट वितरण करके एक योजना है जिसके तहत 90% तक सब्सिडी आपको प्रोवाइड की जा रही है, बिहार के फार्मर्स को प्रोवाइड की जा रही है कि वो अगर चाहें तो 90% सब्सिडी के तहत 60 रुपए प्रति किट के हिसाब से आप जाकर मशरूम लीजिए और मशरूम को उगाने की कोशिश करिए, और उसके बाद आप अपना मतलब पैदावार बड़ा होगा तो फिर ऑब्वियसली आपको फायदा तो होगा ही, ठीक है। तो हर चीज को थोड़ा सा लिंक करते हुए चलोगे, समझ में आया कि नहीं आया। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कुछ इस टाइप की किट होती है और इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मशरूम का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ये चीज आपने पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज की स्कीम आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, ठीक है। 27 फैब के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। देखिए क्या है, पहला करंट अफेयर्स निकल के आ रहा है कि नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स हाईएस्ट इन 2024 ग्लोबली, इंडिया टॉप्स इन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड कर्ब्स, ठीक है। तो जो इंटरनेट शटडाउन जो है वो हाईएस्ट इन 2024 है, और एक बार हम लोग इंडिया की रैंक देख लेते हैं, ठीक है। तो एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट किसकी तरफ से एक बार देख लेते हैं। रिपोर्ट किसकी तरफ से है, रिपोर्ट है एक्सेस नाउ की तरफ से। इस रिपोर्ट का नाम आपको ध्यान रखना है ना। इससे पहले मैंने आपको इंटरनेट से रिलेटेड एक रिपोर्ट का नाम बताया था, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट। अगर आप भूल गए तो उसके बारे में आपको भी रिवीजन करवा दूंगा, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का नाम आपको ध्यान रखना है, एक्सेस नाउ की तरफ से रिपोर्ट लिखी गई है। इसमें कहा गया कि सबसे ज्यादा
इंटरनेट बैन कौन से कंट्री में किया गया, तो आपके जुबान पे होगा इंडिया, है ना, क्योंकि 6 साल से, लास्ट के 6 साल से आप यही सुनते हुए आ रहे हैं ना। 2023 की रिपोर्ट में भी यही पता चला था कि सबसे ज्यादा इंटरनेट का शटडाउन इंडिया में हुआ है। पर आपको ध्यान रखना है कि इस बार सबसे ज्यादा इंटरनेट का शटडाउन इंडिया में नहीं, म्यांमार में हुआ है, ठीक है। तो इंडिया सेकेंड पोजिशन पे है। पर थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि म्यांमार में 85 शटडाउन हुआ है और इंडिया में 84 शटडाउन हुआ है, मतलब सिर्फ एक से हम लोग रह गए, नहीं तो हम लोग इस बार भी टॉप कर जाते हैं इंटरनेट शटडाउन में, है ना। अब इंटरनेट शटडाउन जो है एक काफी बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में मानी जाती है। हालांकि इसे थोड़े जेन्युइन रीजन की वजह से ही बंद किया जाता है इंटरनेट का, है ना। पूरे इंडिया में बैन नहीं होता एक साथ, कुछ हो सकता है किसी स्टेट में या किसी पर्टिकुलर रीजन में कुछ टाइम के लिए या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया जाता है ना। किसके उपदेश पे, किसके बोलने पर? यूनियन लेवल पे अगर देखा जाए तो यूनियन होम सेक्रेटरी के कहने पे से बंद किया जा सकता है कुछ टाइम के लिए, या स्टेट लेवल पे कहा जाए तो स्टेट होम सेक्रेटरी के लेवल पे ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। यूनियन में होम सेक्रेटरी कौन है? गोविंद मोहन साहब है, आपको पता ही है, गोविंद मोहन साहब है। तो अगर ये कहते हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन में क्या होना चाहिए, इंटरनेट का भी शटडाउन होना चाहिए, तो वहां पे शटडाउन हो जाएगा। ये चीज आपने पता होगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो इंडिया में 2024 में टोटल 84 शटडाउन्स हुए। अब ये शटडाउन्स हैं, ये अलग अलग रीजंस की वजह से हो सकते हैं, एक बार देख लेते हैं हम लोग। पहले इससे पहले ये देखेंगे कौन कौन से स्टेट्स में हुए हैं ज्यादातर में निकल के आ रहा है कि मणिपुर में 21, हरियाणा में 12 बार शटडाउन किया गया, जम्मू कश्मीर में 12 बार किया गया। ये चीज आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब इन स्टेट्स को आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि जम्मू एंड कश्मीर में हमेशा सिक्योरिटी का रीजन बना रहता है ना। कभी भी इंटरनेट शटडाउन, कभी आतंकवादी घुस जाते हैं, कुछ हो जाता है ना, या वहाँ पे सोशल ऑर्डर थोड़ा सा खराब होने लगता है, तो वहाँ पे इंटरनेट शटडाउन करना पड़ता है। तो एक रीजन यही बनता है कि इस चीज का कंफ्लिक्ट वाली जब सिचुएशन आती है, तो सोशल ऑर्डर वाली सिचुएशन आती है, तो है ना। हरियाणा में भी आपने देखा था कि फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था, प्रोटेस्ट की वजह से भी एक रीजन बन जाता है। प्रोटेस्ट स्ट्राइक होता है तो वहां पे वो वायलेंट ना हो जाए, तो उसको रोकने के लिए भी। मणिपुर में एक सिविल वॉर वाली अलग ही टाइप की सिचुएशन चल रही है, आपको पता है कि कुकी मैती जो ट्राइब्स हैं वो आपस में ही लड़ने लग रही हैं। तो यहाँ पे भी सिक्योरिटी रीजन सामने निकल कर आ रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन सारी चीजों को इसमें बताया गया कि इन जगह पे इंटरनेट का शटडाउन किया गया था और टोटल 84 ऐसे शटडाउन है ना। अब ये शटडाउन के एक बार हम लोग ओवरऑल देख लेते हैं कि किस वजह से किया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी, जो कि मैंने आपको रीजन दे दिया जम्मू एंड कश्मीर वाले मामले में, है ना। प्रिवेंट सोशल अनरेस्ट, सोशल अनरेस्ट को रोकने के लिए, है ना। प्रिवेंटिंग चीटिंग, आपको पता है कि कई बार क्या होता है किसी एग्जाम्स में भी, एग्जाम अगर कहीं पे कंडक्ट कराना है तो आसपास इंटरनेट शटडाउन कर दिया जाता है ना। तो एक एग्जाम का भी एक रीजन बनता है। और सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर, अगेन वही सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर वही है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इससे कई सारे लोगों को प्रॉब्लम भी होती है ऑब्वियसली, जैसे जो हमारे जम्मू कश्मीर के हमारे जो भाई बहन है, अगर वहां पे बार बार इंटरनेट शटडाउन होगा तो पढ़ाई कैसे करेंगे? आप सोच के देखो, बिना इंटरनेट के, बिना डेटा के आपके साथ क्या होता है। अगर आपका एक दिन मोबाइल रिचार्ज ना हो तो आपके साथ बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, है ना। तो सोचिए कश्मीर के जो लोग हैं वो काफी दिन तक ऐसे ही बिना वाईफाई के उनको रहना पड़ता है, बिना इंटरनेट के उनको रहना पड़ता है। ये चीज आपने ध्यान रखना है, ठीक है। रीजन भी जेन्युइन है थोड़ा सा, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी ऑब्वियसली उनके भलाई के लिए काम कर रही है, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है, बट स्टिल उनको भी तो प्रॉब्लम होती ही है। ये चीज आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इंटरनेट से रिलेटेड एक आप केस याद रखेंगे, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आप इनडेफिनेटली कहीं पे भी इंटरनेट का शटडाउन नहीं रख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार शटडाउन लगा दिया तो वो इंडेफिनेटली रहने वाला है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। ये बात कही गई अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 केस में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी को कोट करके आप कह सकते हैं कि इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो इंटरनेट है उसको इस्तेमाल करना वो एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 1A में, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर ही आता है इंटरनेट का ही इस्तेमाल करना, ठीक है। अगर इंटरनेट ही नहीं रहेगा तो एक तरीके से स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहाँ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट का यूज करना एक फंडामेंटल राइट कहा जा सकता है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से रूल किया है, रूलिंग दी है, जजमेंट दी है, किसमें? अनुराधा भसीन केस 2020 में। ये चीज आपने पता होना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया, है ना। इंटरनेट को शटडाउन करना है तो कौन लगाएगा? होम सेक्रेटरी अगर कहेगा, या होम सेक्रेटरी कहेगा यूनियन लेवल पे, या होम सेक्रेटरी कहेगा स्टेट लेवल पे, तब उसे बंद किया जाता है। ये चीज आपने पता होना चाहिए, है ना। और क्या क्या हम लोग को देखने की जरूरत है? और हम लोग को देखने की जरूरत है कि इसे कौन से रूल्स के तहत इंटरनेट को बंद किया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 2017 में एक रूल लाया गया था। रूल क्या था? टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट, टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट, टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट, सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट 2017 रूल्स,
2017 रूल्स अंडर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और इस रूल्स के तहत हम लोग क्या बोलते हैं, किसी भी रीजन में, इंडिया के किसी भी रीजन में इंटरनेट को शट डाउन कर सकते हैं, ये चीज आप पता होना चाहिए, ठीक है। और एक बार में हम लोग लगातार 15 दिन तक कर सकते हैं, मतलब लगातार एक बार में हम लोग लगा दिया तो 15 दिन तक हम लोग उसको, वहां के इंटरनेट को बंद रख सकते हैं, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा आप कवर करते हुए चलेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे टॉप पे कौन है? सबसे टॉप पे इंटरनेट बंद करने में म्यांमार है और सेकंड नंबर पे इंडिया में है ना। अब देखो ग्लोबली देखो कि इंटरनेट का शटडाउन कैसे बढ़ा है। 2016 से 78 शटडाउन होते थे, फिर 111 हुए, 202, 221, फिर बीच में कम हुआ, 2020-21 का टाइम है जब कोरोना चल रहा था, और फिर एकदम से 296 पहुंच चुका है 2024 में। ये चीज आपको पता होना चाहिए। और इसमें से 84 जो है हमारा कंट्रीब्यूशन है, मतलब अराउंड 28%, मतलब 30% के आसपास जो है हमारा इंडिया का कंट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड में शटडाउन होने में, है ना। इससे पहले 2023 में इंडिया में टोटल 116 शटडाउन हुए थे, 116 शटडाउन हुए थे, और इसके तहत ही हम लोग टॉप पोजीशन पे थे सबसे ज्यादा शटडाउन करने में। बट अब हम लोग सेकंड पोजीशन पे है, हालांकि जो सेकंड पोजीशन है सिर्फ एक रैंक से पीछे है, एक नंबर से पीछे है। 85 है म्यांमार का और इंडिया का है 84, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आपको आई थिंक पूरी रिपोर्ट समझ में आ चुकी होगी। देख लो, म्यांमार, इंडिया, थर्ड नंबर पे कौन है? पाकिस्तान, फोर्थ नंबर पे रशिया, फिफ्थ नंबर पे यूक्रेन, आपको पता होना चाहिए। और क्या देख सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट को सबसे ज्यादा बैन किया गया, एक बार आप देख लो। टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, तो इन सबको थोड़ा सा, इंस्टाग्राम हो गया, मैसेजेस जो फैलाने के जो चैट्स होते हैं, वो होते हैं, क्या बोलते हैं, मैसेज और वीडियो फैलाने के जो माध्यम होते हैं, उनको बैन कर दिया जाता है इंटरनेट बंद करके, ये चीज आपको पता होना चाहिए, है ना। एक्सेस नाउ की तरफ से रिपोर्ट आपको पता चल गया। मैंने एक और रिपोर्ट का जिक्र किया, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट, जिसके बारे में मैंने आपसे कुछ दिन पहले, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट, जिसके बारे में मैंने आपसे 15 दिन पहले कम से कम जिक्र किया होगा। अब इस रिपोर्ट के तहत क्या कहा गया था? इस रिपोर्ट के तहत कहा गया कि इंडिया में जो डिजिटल डिवाइड है, ठीक है, ये अब अलग टॉपिक है, इंटरनेट के अंदर ही ये अलग टॉपिक आप लेकर चलना। अब उसका कनेक्शन, उससे कनेक्शन तोड़ दो कि कितने शटडाउन होते थे। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इंटरनेट का इंडिया में क्या हालचाल है ना। तो इंडिया में सबसे ज्यादा हम लोग यही आवाज उठाते हैं कि यहाँ पे डिजिटल डिवाइड है। डिजिटल डिवाइड दैट मीन्स कि अमीर लोग और गरीब लोगों में डिवाइड हो गया इंटरनेट को लेके, है ना। कुछ लोग इसको अफोर्ड कर पाते हैं और कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, है ना। कई लोगों के पास फोन नहीं है, तो ये सारा क्या होगा, ये सारा रीजन बनता है डिजिटल डिवाइड का, है ना। इस डिजिटल डिवाइड किस किस वजह से हो सकता है? एक तो पैसे की वजह से भी हो सकता है, और ट्रेन की वजह से भी हो सकता है कुछ ऐसे एरिया में जहाँ पे टावर ये सभी ना हो, है ना। और सिक्योरिटी वाले जगह में हो सकता है, जैसे जम्मू कश्मीर में भाई हमेशा बार बार इंटरनेट बंद हो जा रहा हो, तो उससे भी डिजिटल डिवाइड पैदा होती है। तो इस डिजिटल डिवाइड के बारे में हम लोग हमेशा बताते हैं कि इंटरनेट का इस्तेमाल करना इंडिया में प्रॉब्लमेटिक इसलिए हो जाता है डिजिटल डिवाइड की वजह से, मतलब कई लोगों के पास अफोर्ड करने के पैसे नहीं रहते हैं, ठीक है। डिजिटल डिवाइड आपको पता होना चाहिए। बट इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट में काफी अच्छी खबर निकल के आई थी, जिसमें कहा गया कि अराउंड 98 करोड़ जो लोग हैं, 98 करोड़ जो लोग हैं, वो हमारे इंडिया में अब इंटरनेट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। दैट मीन्स की डिजिटल डिवाइड कम होता जा रहा है। अब 98 करोड़ लोग अमीर तो है नहीं, है ना। दैट मीन्स की जो इंटरनेट है अब लोगों के पास एक्सेसिबल होता जा रहा है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और बहुत जल्द हम लोग 100 करोड़ को भी पार करने वाले हैं, 100 करोड़ को भी पार करने वाले हैं। और इसमें ये बात कही गई कि जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, वो ज्यादा अच्छी तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं अर्बन एरिया के मुकाबले। मतलब रूरल एरिया में रहने वाले जो लोग हैं वो ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अर्बन का। तो इससे ही पता चलता है कि डिजिटल डिवाइड कम हो रहा है। नहीं तो हमें अर्बन में ज्यादा दिखता है और रूरल में कम दिखता है, और इससे काफी बड़ा गैप भी दिखता है अर्बन और रूरल के बीच में। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ में एक और बात कही गई कि वुमेन ज्यादा इस्तेमाल कर रही है मैन से। अब ये भी, सॉरी, वुमेन जो है उनका जो यूसेज है इंटरनेट का वो बढ़ता जा रहा है। दैट मीन्स कि ये भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन है कि हमारे यहाँ पे डिजिटल डिवाइड कम हो रहा है। तो अगर कहीं पे आपको इन सारे डेटा के बारे में लिखना हो तो आप इसको लिख भी सकते हैं ना। तो इस तरीके से थोड़ा ओवरऑल आपको समझकर चलना होगा, है ना। देखो कोई भी जब टॉपिक होता है तो उसको ओवरऑल खुले दिमाग से ऊपर से देखने की कोशिश क्या करो। ऐसा मत करा करो एकदम उसके अंदर घुस जाओ और आपको कुछ समझ में ना आए कि क्या चीज पढ़ रहे हैं क्या चीज नहीं, है ना। ओवरऑल आप उसको हर डायमेंशन से देखोगे तब चीजें क्लियर होंगी ज्यादा अच्छी तरीके से। समझ में आया? अब हम लोग आज के सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है, सेकंड टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक क्या है देखते हैं। सर्विलांस कैपिटलिज्म, द पावर टू कंट्रोल पर्सनल डेटा। ठीक है, अब जो आप सबके साथ होता है अब मैं उसको नाम देने वाला हूं, ठीक है। मतलब इसके बारे में आप जानते होंगे, सर्विलांस कैपिटलिज्म के बारे में आप जानते होंगे, आपने अपने दोस्तों से भी बात करी होगी, सबसे बात करी होगी, बट आपको पता नहीं होगा कि इसको कहा क्या जाता है। तो वही चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो एक आर्टिकल आया हुआ था द हिंदू में सर्विलांस कैपिटलिज्म को लेकर, कि सर्विलांस कैपिटलिज्म के बारे में जिसमें बताया हुआ था, है ना। अब सर्विलांस कैपिटलिज्म क्या है?
जो आपने हमेशा एक्सपीरियंस किया है, आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा आज से कुछ साल पहले से ही कर रहे होंगे, जैसे कि मैं आज से 3-4 साल 5 साल पहले से ही कर रहा हूँ। जब मैं किसी भी चीज़ के बारे में बात करता था या चैट किसी से कर रहा हूँ या इवन अगर मैं कॉल पे ही बात करता हूँ तो वही चीज़ मेरे को दिखने लग जाती थी। चाहे वो यूट्यूब में हो गया, यूट्यूब में भी आपको पता है कि ऊपर एड्स आते हैं, वहाँ पे एड सेक्शन में दिखने लग जाता था, नहीं तो गूगल में, गूगल क्रोम में वही चीज़ दिखने लग जाती थी। अगर मैं किसी से फोन पे बैडमिंटन के बारे में बात करूँ तो वही चीज़ मेरे को बैडमिंटन के बारे में दिखने लग गया। तो ये चीज़ क्या है? दैट मीन्स कि कोई ना कोई हमारा सर्विलांस कर रहा है और जो भी हमारी जरूरतें हैं, जो भी हमारी बातें हैं, उसको कैप्चर कर रहा है, उसको पकड़ रहा है और उसको करके उसको उसका कमोडिफिकेशन कर रहा है। ठीक है, और इस कमोडिफिकेशन को वो कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रहा है, इससे पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है। ये चीज आपने पता होना चाहिए। यही जो पूरा गेम है इसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्विलांस कैपिटलिज्म कहते हैं। सर्विलांस कैपिटलिज्म वर्ड कहां से आया? 2018 में एक बुक लिखी गई थी, वहां से इस वर्ड को लिया गया है, सर्विलांस कैपिटलिज्म। इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनी, हम लोग नहीं, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, है ना, माइक्रोसॉफ्ट जो हो गया, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग डेटा को निकालने की कोशिश करते हैं। जो रॉ डेटा होता है उसको एनालाइज करते हैं कि लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, और फिर उस डेटा को बेचा जाता है या कुछ भी किया जाता है, और फिर उसके हिसाब से आपके सामने चीजों को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि आप किसी भी चीज के बारे में बात करेंगे, अभी वही चीज आपको दिखने लग जाती थी। पहले ये ज्यादा होता था, अभी थोड़ा सा कम हुआ है, बट इसने जरूर अपना फॉर्म चेंज किया है, कम नहीं हुआ होगा, इसने अपना थोड़ा सा फॉर्म चेंज किया होगा, है ना। अब तो खुलेआम भी बोलते हैं कि हम लोग, जैसे अब आपको पता है कि व्हाट्सएप ने एक बार 1-2 साल पहले ऐसा लेकर आया था कि हम लोग आपकी चैट्स को हो सकता है शेयर करें दूसरी कंपनीज के साथ, है ना, और आपको अगर व्हाट्सएप का यूज करते रहना है तो आपको ये चीज के लिए अग्री होना ही पड़ेगा। बाद में काफी ज्यादा उनको हिट किया गया और उसके बाद वो लोग बैक ऑफ कर गए, बट सॉरी, डेटा को शेयर करेंगे उन्होंने बोला था, बैक ऑफ कर गए। बट एक तरीके से वो लोग क्या करने की कोशिश करें? डेटा को बेचने की कोशिश कर रहे हैं और उससे कोमोडिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इस पूरे को क्या कहते हैं? सर्विलांस कैपिटलिज्म कहते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इससे क्या हो रहा है? लोगों की जरूरतों को कोमोडिफिकेशन किया जा रहा है और उससे पैसे कमाने की कोशिश करी जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें वही सारी बातें करी गई है कि कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है बिहेवियर को, और उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी जा रही है ना। बिहेवियर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी जा रही है। इवन इलेक्शंस में भी आपने देखा होगा, इलेक्शंस में आपके हिसाब से, मतलब आपका माइंड चेंज किया जा सकता है, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट्स दिखाए जाते हैं। हो सकता है अगर आप पहले से किसी चीज को मानते हो तो उसी टाइप का कंटेंट को और प्रमोट किया जाए आपके सामने, जिससे आपका जो बिलीफ है और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो ये सब क्या है? आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी जा सकती है बड़ी बड़ी कंपनी द्वारा, है ना। 2024 के इलेक्शंस के टाइम पे ये आरोप लगे गए थे कि एक समुदाय को या एक कम्युनिटी को या एक थॉट प्रोसेस वाले लोगों को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है और दूसरे थॉट प्रोसेस वाले लोगों को कम प्रमोट किया जा रहा है, उसको मतलब दबाने की कोशिश करी जा रही है यूट्यूब इंडिया की तरफ से। तो ये जो पूरा केस है, ये क्या है? मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है बड़ी बड़ी कंपनी। ये चीज आपको पता होना चाहिए और इसको हम लोग सर्विलांस कैपिटलिज्म कह सकते हैं ना। बट यहाँ पे तो वही है कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो उसको एक तरीके से उस सारी चीजों को पकड़ना और उन सारी चीजों को एक तरीके से एज अ रॉ मटेरियल यूज करना, जो भी आपकी बातें हैं उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज करना, उसको एज अ डेटा यूज करना और फिर उससे पैसे कमाने की कोशिश करना, इसे क्या कहेंगे? सर्विलांस कैपिटलिज्म कहेंगे। ये चीज आपने पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक आपको भी नया वर्ड पता चल गया है, ये एक बुक से आया था। बुक शोशना जुबोव ने एक बुक लिखी थी 2018 में, द एज ऑफ सर्विलांस कैपिटलिज्म, वहीं से ये वर्ड निकल कर आया है और अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप कहीं पे भी यूज करेंगे तो, ठीक है। अगर कहीं मेंस में भी आंसर लिखना हो या कुछ भी लिखना हो तो आप इसका इस्तेमाल काफी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कैग रिपोर्ट फ्लैग्स 2000 करोड़ रेवेन्यू लॉस इन दिल्ली लिकर पॉलिसी, है ना। तो आपको मैंने बताया था कि जो रेखा गुप्ता जी हैं ये 4th सीएम बन चुकी हैं दिल्ली की, 4th सीएम बन चुकी है, 4th वुमेन सीएम बन चुकी है दिल्ली की, है ना। पहली कौन थी? सुषमा स्वराज जी, है ना। फिर वहां से स्टार्ट हुआ शीला दीक्षित, फिर आतिशी मारलेना और अब रेखा गुप्ता जी 4थी सीएम बन चुकी हैं। सेकंड चीज मैंने आपको बताई थी यमुना के बारे में, जब मैंने बताया था कि यमुना का जो इशू है काफी ज्यादा हाईलाइटेड हो चुका है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी स्टार्टिंग यमुनोत्री ग्लेशियर से होती है और इसका एक बहुत बड़ा जो ट्रिब्यूटरी है वो चंबल है और ये खुद एक बार ट्रिब्यूटरी बन जाती है कहाँ पे? प्रयागराज में जाकर और गंगा से मिल जाती है ना। इसकी टोटल लेंथ भी बताई थी 1376 किलोमीटर। तो हर चीज को थोड़ा सा आपको लिंक करते हुए चलना होगा, है ना। और इसके बाद हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र की लेंथ के बारे में देखा था 2900 किलोमीटर और गंगा के लेंथ के बारे में देखा था 25 किलोमीटर। तो हर चीज को रिवाइज करते हुए चलो, तब क्लियरिटी मिलेगी, है ना। अगर आप कोई भी चीज को एक बार पढ़ लेते हो और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हो तो उससे कुछ भी फायदा होना नहीं है जब तक आप उसको रिवाइज ना कर पाओ, ठीक है। अब हम लोग तीसरी चीज देखने वाले हैं कैग की रिपोर्ट के बारे में, है ना। अब रेखा गुप्ता की तरफ से पेश किया गया था, इस बार कैग की रिपोर्ट को टेबल कर दिया गया फाइनली 2017-18 के बाद। केजरीवाल अपने आप को लगातार कट्टर ईमानदार बताते थे, बट वो कैग की रिपोर्ट को
जो कि कहा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि उसको टेबल करना है लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसको टेबल नहीं किया जा रहा था 2016-17 से ही, लगातार उसको टेबल कभी भी नहीं किया गया हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, ठीक है। बल्कि ऐसा नहीं होता है, टेबल करना जरूरी होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहीं से कैग वाला इशू निकल के आता है कि ये कैग है क्या, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पॉलिटिक्स में तो ऑब्वियसली हम लोग जाएंगे नहीं, पर हमें कैग के बारे में पता होना चाहिए, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑटोनोमस ऑफिस है। ये चीज आपको पता होगा, है ना, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कैग के बारे में लिखा गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, आपको पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसका जिक्र है अंडर आर्टिकल 148, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और 148 में बात करी गई है कि देयर शुड बी कैग ऑफ इंडिया, ठीक है। कैग का ऑफिस होना चाहिए इंडिया में, इसके बारे में आर्टिकल 148 में लिखा गया है ना। आर्टिकल 148 से लेकर 151 कैग के बारे में बात करता है, जिसमें आर्टिकल 149 बात किस चीज की कर रहा है, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कैग। ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कैग, अभी तक ये मैं मान के चल रहा हूं कि कैग के बारे में आपको पता है कि कैग है क्या। जिसको नहीं पता एक बार बता दूं, कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और जिसका काम क्या है, जिसका काम है पब्लिक पर्स को देखना, उसकी देखभाल करना, है ना। जो पब्लिक का जो पैसा है उसको देखभाल करना किसका काम है, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। इसका काम क्या है, इसका काम है एनालाइज करना कि यार जो गवर्नमेंट पैसे, जिसने गवर्नमेंट ने जो पैसे खर्च किए हैं वो सही जगह खर्च किए हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है एक्स्ट्रा खर्च कर रही है, यहाँ पे खर्च बचाया जा सकता है और यहाँ पे खर्च बचाने की कोशिश नहीं कर रही है, कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ। तो इन सारी चीजों पे नजर रखना किसका काम है, कैग ऑफ इंडिया का काम है। इसलिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑफिस है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक पर्स को संभालती है। समझ में आया कि नहीं आया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। इसके बारे में एक बार इसको हम लोग थोड़ा सा रोकते हैं, पहले कैग के बारे में मैं आपको बता दूं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक इसको स्टैटिक में नहीं हो सकता कम पढ़ा हो, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये पब्लिक पर्स को बचाने की कोशिश करता है ना, अकाउंटेबिलिटी रखता है किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया। कैग का फुल फॉर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हालांकि कंट्रोलर का काम नहीं करता इंडिया के अंदर, ठीक है। ये सिर्फ काम किस चीज का करता है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के जो अकाउंट्स हैं, जैसे कि जो भी हमारे अकाउंट्स हैं उसको एक तरीके से ऑडिट करने की कोशिश करता है, कंट्रोलर का काम नहीं करता। यूके में भी कैग है, और वहां पे क्या होता है, कैग के पास पूरी पावर है, वो वहां पे कंट्रोलर का भी काम कर रहा है, मतलब बिना उसके अनुमति के कोई भी पैसा नहीं निकाला जाएगा, है ना, इंडिया के फंड से। बट इंडिया में क्या होता है, सिर्फ ऑडिट करता है, मतलब पैसा तो निकल गया, पार्लियामेंट अलाउ करती है, पैसा निकल गया, बट उसके बाद कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए, ये ऑडिट करना, ये पोस्टमार्टम करना किसका काम है, कैग का काम है। इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि भाई ये पोस्टमार्टम करता है, मतलब एक बार जो काम है होना होता है वो हो जाता है, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करता है कि भाई सही तरीके से हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं आया। कैग ऑफ यूके और कैग ऑफ इंडिया में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है अंडर आर्टिकल 148 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया कि नहीं आया। मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 148 में कैग के ऑफिस की बात होती है, आर्टिकल 149 में ड्यूटीज एंड पावर्स की बात होती है, आर्टिकल 150 में बात होती है कि कौन कौन से अकाउंट्स को एनालाइज करेगा, और आर्टिकल 151 में बात होती है इसके रिपोर्ट्स की, ठीक है, कि रिपोर्ट्स देगा, ठीक है। अब ये रिपोर्ट्स किसको देगा अंडर आर्टिकल 151, इसमें लिखा गया है कि ये रिपोर्ट्स देगा यूनियन के केस में प्रेसिडेंट को, जो कि ले डाउन करवाएंगे किसमें, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, और स्टेट के केस में गवर्नर को ये रिपोर्ट करता है, रिपोर्ट पेश करता है, और गवर्नर कॉज करेंगे, ले डाउन करवाएंगे कहाँ पे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये चीज आपने पता होना चाहिए। यही चीज ले डाउन नहीं हो पा रही थी दिल्ली में, जिसे आज 6-7 सालों बाद ले डाउन किया गया है रेखा गुप्ता के अंडर में, जब वो नई सीएम बनी, सीएम ऑफ दिल्ली बनी। समझ में आया कि नहीं आया। कैग के बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी कुछ बात बनने वाली है। समझ में आया, प्रेसिडेंट और गवर्नर, है ना। अब कैग के बारे में इतनी चीज तो आई थिंक क्लियर हो गई होगी। आपने पहले कोल वाला स्कैम सुना होगा यूपीए के एरा में, तो ये सारे जो बड़े बड़े स्कैम थे, 2G घोटाला, ये जो सारे घोटाले थे, ये कैग ने ही ओपन किया था। ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसकी जो बात है, इसके बारे में जो न्यूज है, सबसे पहले कैग नहीं दी थी कि भाई यहाँ पे घोटाला हो रहा है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। कैग एक इंपॉर्टेंट ऑफिस है, और इसको हटाना ऑब्वियसली, जब इतना इंपॉर्टेंट ऑफिस है, इतना खतरनाक ऑफिस है, जो कि किसी की भी पोल खोल के रख देता है, तो ऑब्वियसली इसको प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो इसको प्रोटेक्शन दी गई है हमारे कैग एक्ट 1971 में, ठीक है। इसमें कही गई है, कैग एक्ट 1971 में बात कही गई है कि इनको इनके पद से नहीं हटाया जा सकता है अनलेस एंड अनटिल इसे सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जाए, ठीक है। मतलब इनको वैसे ही हटाया जाएगा जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता हो, और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना काफी मुश्किल काम है।
ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया। इनके टेन्योर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि 6 साल नहीं तो 65 साल तक काम करते हैं। अभी जो 6 साल और 65 साल जो काम है, जो भी पहले हो जाए उस तक काम करते हैं। रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता। और ये जो सारी चीजें हैं, ये जो टेन्योर के बारे में बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखा गया है, ये कैग एक्ट 1971 में लिखा गया है। समझ में आया कि नहीं आया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, समझ में आया। यूके और इंडिया में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। यूके में क्या है, यूके में मैंने आपको बता दिया कि कंट्रोलर का भी काम कर रहा है, बट इंडिया में सिर्फ ऑडिटर का काम कर रहा है। मतलब एक बार खर्चे हो गए उसके बाद पोस्टमार्टम करने की कोशिश करता है। और ये चीज आपको पता होना चाहिए, है ना। जो कैग ऑफ यूके होता है वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, ठीक है। वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। वो मेंबर होता है किसका, हाउस ऑफ कॉमन्स का, ठीक है। जो वहां की जो पार्लियामेंट है वहां पे हाउस ऑफ कॉमन्स आपको पता होना चाहिए, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स का एक मेंबर रहता है, बट यहाँ पे कैग ऑफ इंडिया मेंबर नहीं रहते किसके, हमारे लोकसभा या राज्यसभा के, ठीक है। तो हर चीज को थोड़ा सा आपको क्लियर करते हुए चलना होगा। कैग को कोई भी रिप्रेजेंट नहीं करता पार्लियामेंट में। इनकी रिपोर्ट्स गवर्नर को दे दी जाती है और यूनियन के केस में प्रेसिडेंट को दे दी जाती है, जिसे पार्लियामेंट में ले डाउन किया जाता है। और स्टेट के केस में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इसे ले डाउन किया जाता है। समझ में आया। कैग के बारे में सारी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। टेन्योर 6 और 65 साल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखा गया है, किस में लिखा गया है, कैग एक्ट 1971 में लिखा गया है ना। ऑडिट डिपार्टमेंट में ये इसका मेन काम है ऑडिट करना। जो भी हमारे अकाउंट्स है उसको ऑडिट करना किसका काम है, कैग का काम है ना। विनोद राय के बारे में, विनोद राय के बारे में जानते होंगे आप। ये आई थिंक 2013 तक विनोद राय जी जो थे ये हमारे कैग रह चुके हैं, 2013 तक। आई थिंक 2008 से लेके या 7 से लेके 2013 तक इनकी कुछ रिकमेंडेशन थी, उसके बारे में पढ़ लेना। ज्यादा अभी हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि ये स्टैटिक का पार्ट है। स्टैटिक में आपको कैग के बारे में पढ़ना ही है। कि मैंने आपको एक शॉर्ट में ओवरऑल तरीके से एक बार करंट में बता दिया कि क्या चीज क्या गया, क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अभी काफी ज्यादा अच्छा खासा बवाल मचा है दिल्ली के अंदर, है ना। तो हर चीज को थोड़ा सा समझते हुए आपको चलना होगा। नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैग आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। जो 2000 करोड़ का जो लॉस गया है दिल्ली गवर्नमेंट को लिकर पॉलिसी की वजह से, उसमें उसके बारे में ये चीज बात बताई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। 300 एकड़ इनोवेशन सिटी इन नवी मुंबई टू हेल्प स्टेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, महाराष्ट्र सीएम ने, ठीक है। तो महाराष्ट्र सीएम ने कहा कि हम लोग नवी मुंबई में एक 300 एकड़ का इनोवेशन सिटी बनाने वाले हैं। तो एक बार हम लोग इस न्यूज के बारे में देख लेते हैं कि है क्या। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए मुंबई में, महाराष्ट्र में ये फैसला लिया गया है कि नवी मुंबई में हम लोग स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक इनोवेशन सिटी का बनाएंगे, जो कि पूरे 300 एकड़ में फैला होगा। इसके लिए पूरा प्रोजेक्ट को तैयार भी कर रहे हैं कौन, टाटा सन्स चेयरमैन, जो मतलब एक पूरा पेपर तैयार करेंगे कि किस टाइप का ये पूरा सिटी होने वाला है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये किस चीज के लिए होगा, ये टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को बढ़ाने के लिए होगा। महाराष्ट्र में ये पूरा 300 एकड़ का नवी मुंबई में बनाने वाले हैं ना। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि डेटा सेंटर भी माइक्रोसॉफ्ट डेटा सेंटर जो है, माइक्रोसॉफ्ट जो है डेटा सेंटर्स खोलने वाला है। कहाँ पे, इंडिया के अंदर एक और डेटा सेंटर खोलने वाला है। इससे पहले 3 ऑलरेडी खुले हुए हैं ना। तो डेटा सेंटर भी नवी मुंबई में ही आने वाला है। और एक जीसीसी की भी बात हुई है। जीसीसी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। जीसीसी के बारे में बात हुई है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। जीसीसी पार्क भी स्टैब्लिश किया जा रहा है नवी मुंबई में। इसमें क्या होगा, जो बड़ी बड़ी एमएनसी होंगी वो अपने ऑपरेशंस को यहाँ पे इस पार्क में जाके स्टैब्लिश करेगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उससे उनको सुविधा मिलेगी ऑब्वियसली, है ना। उनके जो काम होंगे उनको काफी ज्यादा सुविधा मिलेगी जीसीसी पार्क में, अगर वो अपने एमएनसी के जो ऑपरेशन है उसको स्टैब्लिश करेगी तो, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स आपको पता होना चाहिए, नवी मुंबई में आ रहा है। और क्या आ रहा है, डेटा सेंटर पार्क भी आने वाला है, डेटा सेंटर्स भी आने वाला है। और 300 एकड़ का एक इनोवेशन सिटी भी लाने की बात करी जा रही है। कहाँ पे, नवी मुंबई के अंदर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वहां के जो सीएम है कौन है, देवेंद्र फडणवीस, है ना। नेक्स्ट है, शेयर ऑफ पीपल अंडर सोशल सिक्योरिटी कवरेज राइजेस टू 49% इन इंडिया। किसने कहा है, आईएलओ ने कहा है ना। तो अभी क्यों कहा है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। आपको मैं 2 दिन पहले ले जाना चाहूंगा। उससे पहले ये देखिए, गिलबर्ट एफ होंगबो ने ये बात कही है। वहां के डायरेक्टर जनरल जो है गिलबर्ट एफ होंगबो, डायरेक्टर जनरल जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने ये बात कही है कि इंडिया में जो सोशल सिक्योरिटी है उसका नेट 24% से बढ़ के 49% हो गया है ना। अब ये चीज क्यों कही गई आपको, 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इंडिया एक फर्स्ट एवर रीजनल डायलॉग
को हेल्ड कर रहा है ऑन सोशल जस्टिस, कहाँ पे, न्यू दिल्ली, इंडिया के अंदर, है ना। मैंने आपको 2 कॉन्फ्रेंस के बारे में याद कराया था। एक कॉन्फ्रेंस था किस चीज से लेके, पीस कीपिंग से रिलेटेड, है ना, कि वुमेन पीस कीपर से रिलेटेड, वुमेन पीस कीपर्स का एक पहला कॉन्फ्रेंस हेल्ड करने वाला है। ऐसा पहली बार ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस होने वाला है, वो कहाँ पे होगा, इंडिया में होगा। और वैसे ही सोशल सिक्योरिटी के लिए भी एक पहला कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जो कि इंडिया में ही न्यू दिल्ली में हो रहा है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस, उसी में ये बात वहाँ के डीजी ने, आईएलओ के डीजी ने कही कि जो हमारा सोशल सिक्योरिटी है इंडिया में, वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है काफ़ी कम टाइम में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है ना। आपको भी पता है कि हम लोग भी गिग्स वर्कर्स के लिए और भी लेबर लॉज को हम लोग आसान करने की कोशिश करें, कोडिफाई करने की कोशिश करें। पहले 29 लेबर लॉज से उसको कम करके हम लोगों ने 4 कर दिया, कोडिफाई कर दिया, पूरी तरीके से आसान कर दिया। तो ये सारी चीज़ हम लोग लेबर्स के लिए करने की कोशिश करें, है ना। इस कॉन्फ्रेंस में और यही सब बात हुई, प्रायोरिटाइज करने की बात करी कि जो वर्कर्स हैं उनके वेलबिंग्स को प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए, उनको फेयर वेजेस मिलने चाहिए, है ना। क्योंकि अभी देखने को मिला कि बहुत सारे जो कंपनीज है, कंपनीज के जो मालिक है, कह तो देते हैं कि आपको 70 घंटे काम करो, 80 घंटे काम करो। और एक तो कह रहे थे एलएनटी के जो चेयरमैन है, वो क्या कह रहे थे, एमडी है, सॉरी एमडी है, वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि क्या बोलते हैं, कितनी देर तक अपनी वाइफ को स्टेयर कर सकते हो, आपको तो 7 दिन आने चाहिए, क्या बोलते हैं, ऑफिस में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इससे पता चलता है कि वो लोग किसी अलग ही लगता है जोन में रहते हैं, और जो वर्कर्स हैं वो अलग ही जोन में हैं। ये लोग परेशान हैं अपने डेली काम से रिलेटेड, है ना। इनको हो सकता है अच्छे से पूरे वेजेस नहीं मिल पाते हों, और जो सीईओज हैं, जो और जो टॉप मोस्ट जो ब्रास है, वो अलग ही लेवल की लग्जरी को एंजॉय करता है, और दूसरी तरफ बोलता है कि आपको काम भी ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। तो एक थोड़ा सा कंफ्लिक्ट वाली सिचुएशन तो ऑब्वियसली देखने को मिलती ही है। तो इन सारी चीज़ों को ही कम करने के लिए बात करी गई इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो कि कौन ऑर्गेनाइज कर रहा था, इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा था। और ये एक टाइप की पहली रीजनल डायलॉग होने वाली है किस चीज को लेके, सोशल जस्टिस को लेके। ये चीज आपने पता होना चाहिए, ठीक है। तो समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, इस तरीके से आपको थोड़ा सा कवर करते हुए चलना होगा। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हाउ डज स्पेस ट्रेवल अफेक्ट एस्ट्रोनॉट हेल्थ, है ना। अब ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट स्टिल हमें पढ़ना तो है ही यार, हर चीज के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें यही बात करी गई है कि कोई भी एस्ट्रोनॉट अगर स्पेस में जाता है तो उस पे बहुत, उसकी बॉडी पे बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकल चेंज और साइकोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंज, जैसे कि देख लेते हैं, उनकी बोन डेंसिटी की कमी हो जाती है। बोन डेंसिटी कमी हो जाती है तो उसकी वजह से जो बोन है काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है, और उसके बाद अगर वो बैंडिंग वैंडिंग ज़्यादा बैंड वैंड किए, है ना, या ज़्यादा भारी चीज़ उठाए तो फ्रैक्चर होने का चांस है, गिर गए, है ना, तो फ्रैक्चर होने का चांस उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उनकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है अगर वो स्पेस में ज़्यादा रहते हैं। तो मसल एट्रोफी हो जाती है, मतलब जो उनके मसल है वो काफ़ी ज़्यादा थिन होने लग जाती है, मसल मास अपना लूज करने लग जाता है। विजन इंपेयरमेंट हो जाता है, आंखों में से रोशनी जाने की शिकायतें देखने को मिली है, जहां से कई बार परमानेंट लॉस भी देखने को मिला है, ठीक है। मतलब अब वो आप सर्जरी से भी ठीक नहीं हो सकता, किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो सकता। कॉग्निटिव डिक्लाइन, मतलब अलग अलग सिचुएशन में फैसला लेने में थोड़ी मुश्किलें उनको देखने को मिलती है। कन्फ्यूजन वाली स्थिति बढ़ने को देखने को मिलती है, कि कन्फ्यूजन वाली स्थिति उनके माइंड में बढ़ती जा रही है, वो अच्छे तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रही है। ये सारी प्रॉब्लम एक एस्ट्रोनॉट को फेस करनी पड़ती है अगर वो स्पेस से लौटता है तो, है ना। हमारे बहुत सारे एस्ट्रोनॉट आपको पता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते हैं, और हम लोग भी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के तहत यह चीज सोच रहे हैं कि 2028 में इसको लॉन्च करेंगे, 2035 में ऑपरेशनलाइज करेंगे, और हमारा खुद का एक स्पेस स्टेशन होगा, इंडियन स्पेस स्टेशन, भारतीय स्पेस स्टेशन, है ना। तो उसमें भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे तो उनको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेगी, जैसे कि बोन की डेंसिटी का लॉस हो जाएगा, है ना, मसल एट्रोफी, मतलब मसल थिन होने लग जाएगा, मसल मास अपना वेट लूज करेगा, विजन इंपेयरमेंट होगा, कॉग्निटिव डिक्लाइन होगा। ये सारी प्रॉब्लम्स उन लोगों को देखने को मिल सकती है ना। अब ये सारी चीजें क्यों होती है, क्योंकि आपको पता ही है कि वहां पे हमारे पास कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है ना, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होने की वजह से कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, और कॉस्मिक जो रेज है वो डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी को इंपैक्ट करती है। हालांकि हम लोग वहां पे जैकेट से पहन रहे हैं, बट स्टिल इम्पैक्ट तो करती ही है ना। और अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोचे कि हम लोगों को अपनी एक दुनिया बसानी है, जैसे मंगल ग्रह पे, है ना, मार्स पे हम लोग को बचानी है, अगर मून पे हम लोग जाना चाहते हैं, लोग जाना चाहते हैं, एज अ टूरिस्ट जाना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेगी, है ना। इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इंडिया का जो हमारे प्लेनेट मदर अर्थ का जो एटमोसफेयर है वो एप्ट है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, बट बाहर में ऐसी आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली है, और ये सारी प्रॉब्लम्स आपको उस टाइम भी देखने को मिलेगी, है ना। अब ये लोग जाते हैं जब वहां पे, तो एस्ट्रोनॉट जब जाते हैं स्पेस के अंदर, तो ऐसा देखा जा सकता है कि उनका डीएनए डायरेक्टली चेंज हो जाए उन कॉस्मिक रेज की वजह से।
कैंसर का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है, न्यूरोलॉजिकली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो सकते हैं, और उनका इम्यून सिस्टम भी काफी ज्यादा वीक हो सकता है। ठीक है, इससे उनको अलग अलग टाइप की बीमारियां होने के चांस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारी बातें करी गई है स्पेस में रेडिएशंस की वजह से, ये सारी चीजें देखने को मिलती है ना। माइक्रोग्रेविटी का भी क्या बोलते हैं फर्क पड़ता है, क्योंकि ग्रेविटी कम होती है तो उसकी वजह से उनकी जो बॉडी का फ्लूइड होता है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लग जाता है, और उसकी वजह से उनका जो स्वेलिंग है, फेस में स्वेलिंग देखने को मिलती है। साथ में इंटरक्रेनियल प्रेशर्स भी उनको फील होता है और उनकी विजन को भी इंपैक्ट करता है। तो ये सारी चीजें देखने को मिली है अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट ऊपर जाता है तो। साथ में कई सारे अलग अलग टाइप के स्ट्रेस भी उनको होने लग जाते हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम तक एक ही पोजीशंस में रहते हैं, वहां पे बहुत ही कम स्पेस होता है उनके पास, बहुत ही कम लोग होते हैं, बहुत ही कम लोगों के साथ इंटरेक्शंस होता है। इसकी वजह से उनकी सोशल स्किल्स भी घटती है, आपस में हो सकता है लड़ाई भी स्टार्ट हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है ना। वो आपस में अच्छा फील नहीं करते, वहाँ पे आइसोलेशन उनको फील होता है, और वो ज़्यादा अच्छा तंदुरुस्त अपने आप को फील नहीं करते, ज़्यादा सोशली ज़्यादा अच्छा वो अपने आप को फील नहीं करते, क्योंकि वो काफ़ी कम स्पेस है और उसी के बीच में उनको रहना है, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिली है वहाँ पे जाने के बाद, है ना। और चौथी चीज ये देखने को मिली है कि जब वो अर्थ पे लौट जाते हैं तो उसके बाद भी उनकी जो रिकवरी होती है बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। ऐसा नहीं कि 1-2 साल के अंदर ही रिकवर हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उनकी रिकवरी या तो बहुत लेट हो जाती है, या तो परमानेंटली किसी न किसी चीज की वजह से वो रुक जाते हैं, किसी न किसी जो कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है उनकी परमानेंट हो जाती है, जैसे कि आई लॉस, है ना, विजन लॉस। तो ये सारी चीज उनको देखी गई है कि वो उनकी किसी किसी की परमानेंट हो जाती है, किसी किसी का जो बोन मास है वो कभी बढ़ता ही नहीं है, बोन डेंसिटी जो है कभी बढ़ती ही नहीं है, मसल मास जो है कभी बढ़ता ही नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली है किसी भी एस्ट्रोनॉट को अगर वो वहां से लौटता है तो, है ना। आपको पता है कि हमारे भी इंडियंस जाएंगे, हमारे भी लोग जाएंगे स्पेस में 2040 तक। हम लोग का मानना है कि हम लोग स्पेस के अंदर जाके वहां से आ भी जाएंगे। तो ये सारी चीज़ अगर हम लोग को करना है, मून पे जाकर आ भी जाएंगे, तो ये सारी चीज़ हम लोग को करना है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हम लोग को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, है ना। इससे पहले मैंने आपको बताया था लोबिया सीड्स के बारे में, जब मैंने आपको बताया था कि लोबिया सीड्स को हम लोगों ने उगा कर देखा, और हम लोग इसको पैदा करने में, मतलब इसको बढ़ाने में, इस पौधे को बढ़ाने में सक्सेसफुल रहते स्पेस के अंदर, अगर हम लोग वहां पे अर्थ जैसा एटमोस्फेयर क्रिएट कर पाए तो, है ना। हम लोगों ने ये काफी अच्छी तरीके से करके दिखाया, तो दैट मीन्स कि हम लोग इसमें चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है इसमें भी हम लोग कुछ एडवांसमेंट करेंगे, और जो ये इम्पैक्ट है कॉस्मिक रेज का इम्पैक्ट है उसको कम करने की कोशिश करेंगे लोग की मेंटल एबिलिटी पे, है ना। अगर वहाँ पे हम लोग अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर पाए किसी न किसी तरीके से तो, है ना। हम लोगों ने प्लांट के लिए तो करके दिखाया, और लोबिया सीड्स काफ़ी सक्सेसफुली पैदा भी हुआ था, मतलब वो बीज जो है वो फूटा भी था और वो अंकुरित भी हुआ था। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल मिशन माना जाता है, जो कि अभी हाल फिलहाल में 1 महीने पहले ही करा गया है PSLV C60 के अंदर, है ना। PSLV C60 रॉकेट के अंदर ये चीज करके दिखाई गई थी, है ना। लॉन्च व्हीकल के अंदर ये चीज करा गया था। तो हर चीज आपको थोड़ा सा समझते हुए चलोगे तो क्लियर रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूएस जॉइंस रशिया टू वोट अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन ऑन यूक्रेन वॉर, इंडिया एंड चाइना एब्सटेन। ठीक है, तो यूक्रेन की तरफ से एक रेजोल्यूशन आया था कि भाई हम लोगों को डी एस्केलेशन एंड सिसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज करना है, एंड पीसफुल रिजोल्यूशन होना चाहिए यूएन चार्टर के हिसाब से, जिसको ब्लॉक कर दिया गया, जिसको अगेंस्ट में वोट किया गया किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा, है ना। और ये काफी बड़ी न्यूज बन गई थी, क्योंकि यूएसए के भरोसे ही सारे यूरोपियन कंट्री थे और हमें सुना रहे थे, इंडिया को सुना रहे थे कि भाई आप लोग भी हमारी बात मानो, नहीं तो हम लोग आप लोग बिल्कुल गलत करो, आप पे भी सैंक्शन लगाएंगे। ये सब बहुत तरीके की बात हुई, हालांकि इंडिया के पास कुछ नहीं हुआ, इंडिया को कुछ नहीं लगा, ना सैंक्शन लगा ना कुछ लगा। यूक्रेन ने बड़ी बड़ी बातें बोली थी कि आपके हाथों में क्या बोलते हैं ब्लड है, लोगों का ब्लड है, यूक्रेनियन पीपल का ब्लड है, ठीक है। आप लोग जो काम करो, इंपोर्ट करो ऑयल को, ठीक है। हम लोगों ने क्या सोचा, हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अपनी इकोनॉमी के बारे में देखेंगे, अपने लोगों के बारे में देखेंगे, और ऐसे भी यूक्रेन ने जो प्रॉब्लम है खुद ली, ऐसा नहीं कि उसको किसी ने फोर्सफुल किया। अगर वो नाटो की बात नहीं करता तो हो सकता है उस पर कभी अटैक होता ही नहीं, बट जेलेंस्की ने अपनी जिद की वजह से अटैक उनके ऊपर हुआ, और उसके बाद उन्होंने काफी ज्यादा वहां अपनी जो कंट्री है उसको डिवास्टेट भी कर दिया, है ना। 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और वो जो कंट्री है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, और उसका कुछ हाथ भी नहीं लगा, है ना। क्योंकि यूएसए क्या कह रहा है, यूएसए कह रहा है कि भाई हम लोग तो अपने रिसोर्सेज को लेंगे, आपके नेचुरल रिसोर्सेज पे कब्जा कर लेंगे, और उनको भी इस चीज पे अग्री होना पड़ रहा है ना। रशिया ने जो जमीन कब्जा ली है अब वो उसको छोड़ेगा नहीं किसी भी कीमत पे, तो रशिया को भी मिला, यूएसए को भी मिला, है ना। किसका लॉस क्या, यूक्रेनियन पीपल का, और सेकंड नंबर पे यूरोप का। यूरोप ने अपनी इकोनॉमी बर्बाद करी यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए, और बाद में उन्हें मिला क्या, कुछ भी नहीं। यूएसए ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, यूएसए ने एकदम सीधा यूटर्न मारा है ना। बहुत सारी कंट्रीज ने उनके सपोर्ट में क्या बोलते हैं वोट किया यूक्रेन के सपोर्ट में, जैसे कि अराउंड 93 कंट्रीज के आसपास जो कंट्रीज हैं उन्होंने सपोर्ट में विश किया। पूरे यूरोपियन यूनियन ने सपोर्ट में विश किया, सपोर्ट दिखाया है किसको, यूक्रेन को। G7 नेशंस ने
सपोर्ट किया यूक्रेन को, एक्सक्लूड कर दिया जाए यूएस को तो पूरे G7 नेशन में, यूएस को हटा दो, 6 के 6 नेशंस ने एक तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट किया, कनाडा ने सपोर्ट किया है, यूक्रेन ने कनाडा ने सपोर्ट किया, बहुत सारी कंट्रीज ने उनको सपोर्ट किया, जर्मनी ने सपोर्ट किया है, बट यूएसए अब पीछे हट चुका है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यूएसए ने वोट किया अगेंस्ट में, अराउंड 18 नेशन जो 18 ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने अगेंस्ट में वोट किया, इंक्लूडिंग यूएसए, ये चीज आपको पता होना चाहिए। इवन इजराइल ने भी अगेंस्ट में वोट किया, किसके? यूक्रेन के। इजराइल ने फॉलो किया किसको? यूएसए को। और इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने अपनी पुरानी वाली जो स्टैंड था उसको बरकरार रखा है। इंडिया ने इन सारे सिचुएशन से एक तरीके से एब्सटेन किया है ना। बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं इंडिया को कि भाई आप बीच में क्यों खड़े रहते हो, या तो इस साइड हो या तो उस साइड हो, बट हम लोग सोचते हैं कि यार हम लोग अपने फायदे के बारे में देखेंगे, अपने लोगों के फायदे के बारे में देखेंगे, और हम लोग वर्ल्ड कम्युनिटी में एक ही चीज बढ़ा सकते हैं, वो है पीस, ना कि वॉर, है ना। आपको पता है कि एक तरफ यूरोप वाले भी कहते हैं कि हम लोग रोकना चाहते हैं किसको? ये जो वॉर चल रही है, बट दूसरी तरफ उनको यूक्रेन को हथियार भी पहुंचाते हैं। जब वो हथियार पहुंचाएंगे किसी बड़ी पावर जैसे रशिया जैसी बड़ी पावर के खिलाफ, तो यार वॉर तो किसी भी हालत में रुकने वाली नहीं है। तो उनकी जो थॉट प्रोसेस है उसी में गलती है, और हम लोग तो अपनी सही पोजीशन पे हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि भाई हम लोग इन सब चीजों में ज्यादा पड़ेंगे नहीं, और हम लोग अब्सटेन करते हैं ना। चाइना ने भी हमारे जैसा ही काम किया, चाइना ने भी अब्सटेन किया है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा एनर्जी डाउन लग रहा है तो यार कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कॉपरेट करना, है ना, कॉपरेट करना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, रेसिडेंट अटैक बांग्लादेश एयरफोर्स बेसिस इन अल्टरकेशन विद सोल्जर्स लिविंग वन डेड। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल फिलहाल में एक झड़प हो गई थी, जहां पे बांग्लादेशी कुछ लोगों ने अटैक कर दिया वहां की एयरफोर्स पे। कहां पे? कॉक्स बाजार के अंदर। कॉक्स बाजार के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रोहिंग्या के बारे में जब मैं आपको बता रहा था, तो है ना, यहाँ पे मैंने अराकान आर्मी के बारे में मैंने आपको बताया था। अब यार कुछ लोग कह रहे हैं कि अराकान आर्मी वालों ने करवाया है ये चीज, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इंटरनली कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। बांग्लादेश की तरफ से कहा गया कि वहां पे कुछ लोगों को रोकने की कोशिश करी गई थी बांग्लादेश की एयरफोर्स द्वारा, हेलमेट नहीं पहनने की वजह से, और उसकी वजह से उसको उठा लिया गया। तो उसके रिलेटिव्स और उसके आसपास वाले लोगों ने आकर हमला कर दिया हमारे एयरफोर्स स्टेशन पर, ठीक है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि ये साजिश करी गई है किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ। मतलब क्योंकि बांग्लादेश भी तो गलत तरीके से ही, जो मोहम्मद यूनुस अभी पावर में है, तो उनको डिस्टर्ब करने के लिए ये सारी चीजें करी गई है, और अराकन आर्मी ने ये चीज करवाया। तो ये सारी बातें भी चल रही है, हमें कॉन्स्पिरेसी में नहीं पढ़ना, हमें ओवरऑल समझना है कि बांग्लादेश की तरफ से क्या कहा गया है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, है ना। इस टॉपिक को स्किप करेंगे क्योंकि अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग आगे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, चाइना जी अफर्म्स नो लिमिट पार्टनरशिप विद पुतिन इन कॉल ऑन यूक्रेन वॉर एनिवर्सरी। तो आपको पता है कि 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं किस चीज के? यूक्रेन के वॉर के, और चाइना ने फिर से रीअफर्म किया है नो लिमिट्स पार्टनरशिप को। इससे पहले भी कहा था कि रशिया और चाइना ने कि हमारी जो पार्टनरशिप है वो नो लिमिट्स पार्टनरशिप है, मतलब कोई भी इसकी लिमिट नहीं होने वाली है ना। हम लोग उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करें किसको? रशिया को, और रशिया हमारा सपोर्ट करता है। तो ये बात कही गई थी चाइना की तरफ से, है ना। हालांकि इस वॉर में चाइना अपने आप को न्यूट्रल भी दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट यूएसए और जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है वो कहते हैं कि चाइना इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, और ऐसे गुड्स, ऐसे सामान को देता है जिसका 2 तरीके से यूज किया जा सकता है, सिविल भी और मिलिट्री भी, है ना। तो मिलिट्री वाला सामान भी एक तरीके से चाइना रशिया को प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि ये जो आरोप है वेस्ट ने इंडिया पे भी लगा रखा है कि इंडिया भी ऐसे ऐसे कुछ कुछ गुड्स को भेजने की कोशिश करता है, कहाँ पे? रशिया के अंदर, जो कि जिसका डुअल यूज किया जा सकता है ना। इस पर बैन लगाया था किसने? यूएसए ने। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूक्रेन सेज इन फाइनल स्टेजेस ऑफ टॉक्स विद मिनरल डील्स विद यूएस, ठीक है। तो आपको पता है कि पहले जेलेंस्की ने कहा था कि भाई हम लोग कोई किसी भी टाइप के मिनरल्स की डील नहीं करेंगे किसके साथ? यूएसए के साथ। जब यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि भाई हम लोगों ने जो पैसे दिए आपको $200 बिलियन के आसपास, अब मैं आपसे वापस लूंगा, क्योंकि वो गलत तरीके से पैसे दिए गए थे, अब मैं आपसे वापस लेने वाला हूं, तो आप मुझे अपने मिनरल रिसोर्सेज जो हैं उसका 50% दे दो, मतलब अराउंड $500 बिलियन के आसपास मैं आपसे लूंगा वापस। $200 बिलियन दिया, और $500 बिलियन अब मैं आपसे लेने वाला हूं, है ना। हालांकि जो $200 बिलियन दिए गए थे यूक्रेन को, उसमें से भी सिर्फ $100 बिलियन के आसपास ही उनको पहुंचे होंगे, और जो $100 बिलियन है वो कहाँ गए किसी को भी नहीं पता, करप्शन में खर्च हो गए, है ना। और ये जो $100 बिलियन जो गए वो भी घूम फिर के यूएसए की इकोनॉमी में गए, क्योंकि वहीं से ये जो अलग अलग टाइप के मिलिट्री इक्विपमेंट्स है यूक्रेन खरीद रहा था। मतलब हर तरीके से यूएसए ने अपना फायदा देखा, और अपने साथी को छोड़ दिया जिसको वो 3 साल से सपोर्ट कर रहा था, जिसके
जिसके दम पे, जिसके बेसिस पे ये जो यूक्रेन अपना दम भरा था कि भाई यूएसए जब तक मेरे साथ है तब तक कुछ नहीं हो सकता, बट अब यूएसए ही उनके पीछे पड़ गया। रशिया, यूएसए कह रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई तुम एक डिक्टेटर हो, तुम्हारा कार्यकाल समाप्त होना चाहिए था 2024 में, बट तुमने इलेक्शन नहीं कराया, और तुम एक डिक्टेटर हो और तुम्हें अपना पद छोड़ना चाहिए और अपने मिनरल रिसोर्सेज जो है वो भी वापस कर दो। किसने आरोप लगाया, किसने बोला? ये बोला है डोनाल्ड ट्रम्प ने, और इस चीज पे पूरी तरीके से बात चल रही है, और इस पे मतलब पीछे से जो भी बातचीत होती है वो सारी अच्छी तरीके से चल रही है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही जल्द अपनी जमीन भी खोएंगे रशिया के हाथों, और अपने मिनरल रिसोर्सेज भी खोएंगे यूएसए के हाथों। कौन? यूक्रेन वाले। ये चीज आपको देखने को मिलेगा। इनके कई सारे जो जवान हैं उनकी मौत भी हुई अपने देश को बचाने के लिए, बट किसी का कुछ भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट में ये जो वॉर स्टार्ट किया गया था वही एक गलत था, वही गलत रीजन की वजह से था, जो कि नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हुआ, और उससे कई सारे लोगों की जान भी गई दोनों ही साइड से, और उसका कुछ ज्यादा फायदा हुआ भी नहीं, है ना। इसी के साथ आज की वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेलीग्राम में आपको दिखे होंगे, उसको आपको जरूर सॉल्व करना है, और फिर कल मिलकर फिर से हम लोग डिस्कशन करके आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच।